टॉपिक के अंतर्गत हम आज ज्वालामुखी क्रिया को समझेंगे। देखो मैंने लिखा है ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं लिखा है। शायद इससे पहले वाली जो क्लास रही होगी या जो जिस क्लास में आप पढ़े हैं, तो वहां पर आपको ये फर्क बताया होगा कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में दोनों में फर्क होता है कि ज्वालामुखी क्या होता है तथा ज्वालामुखी क्रिया क्या होता है। देखिए हम केवल और बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी जो वर्ड है, केवल हम वर्ड पर गौर करें तो ये एक ऐसा मुंह या ऐसा छेद है जिसमें से गर्म पदार्थ निकलता है। तो जिस छेद से या जिस जगह से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम धरती या अर्थ के संदर्भ में इसे जाने। ज्वालामुखी का अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति मुंह से आग निकल रहा है या फिर किसी अन्य सोर्स से आग निकल रही है, तो हम उसे कहेंगे ज्वालामुखी कह सकते हैं। यानी एक सामान्य शब्द है ज्वालामुखी। लेकिन अगर हम ज्वालामुखी प्रक्रिया या ज्वालामुखी क्रिया की बात करें कि वल्केनिक प्रोसेस क्या होती है, देखो वल्केनो और वल्केनिक प्रोसेस में फर्क होता है। वल्केनिक प्रोसेस की अगर बात करें तो हम उस पूरी प्रोसेस की बात करते हैं। हमने अर्थ के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है। वापस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि हमने अर्थ के जो स्ट्रक्चर्स को देखा, तो स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत हमने बात की थी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है कि उसके अंतर्गत हमने इसको 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया कि अर्थ के नीचे इस प्रकार से 3 लेयर्स पाई जाती है, जिसमें सबसे ऊपरी जो परत पाई जाती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद रहेगा हमारा मेंटल और ठीक नीचे रहेगा कोर, ठीक है। ये आपका मेंटल वाला हिस्सा। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप समझ लेंगे। ये तो है हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता एम मेंटल, ये है हमारा क्रस्ट और ये है हमारा कोर, ठीक है। ये 3 लेयर्स हमारे अर्थ के अंदर पाई जाती है। हमने इसका जो संरचना देखी, तो संरचना के अंतर्गत हमने पाया था कि जो सबसे ऊपरी जो भाग है, जिसे हम इस भाग क्रस्ट कहते हैं, ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। परतदार चट्टानों का अर्थ हो गया कि ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है, ठीक है। इसके ठीक नीचे का जो पदार्थ है मेंटल, मेंटल की जो डेप्थ है, डेप्थ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो डेप्थ है, हमने इसको पढ़ा था कि ये 2900 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है और ये 6771 किलोमीटर, 6071 या फिर कह सकते हैं 7500 के 6500 के आसपास इसकी डेप्थ पाई जाती है, ठीक है। और ये जो क्रस्ट का जो हिस्सा है, ये ऊपरी लगभग 100 किलोमीटर के लमसम पाया जाता है। 16 से अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी डेप्थ होती है। तो यहाँ एक चैम्बर होता है। चैम्बर का मीन है यहाँ पर जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो हम पाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हॉट या गर्म पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो गर्म पदार्थ पाए जाते हैं, ये जब मूव करते हैं, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मूव करने के बाद हमारा जो ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी इस क्रस्ट पर है। यहाँ से जब लावा बाहर निकलता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं कि ये ऐसा एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर से लावा निकल रहा है, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या जरूरी है कि इसी प्रकार का एक पहाड़ होगा उसे ही ज्वालामुखी कहेंगे? क्या ज्वालामुखी होने के लिए एक पहाड़ का होना जरूरी है, या फिर किसी एक छोटे से छेद की तरफ, जिस प्रकार से कोई ट्यूब है और ट्यूब में एक छोटा सा छेद हो जाता है, तो छेद होने पर आप देखेंगे कि उसमें से हवा बाग काफी तेज गति से बाहर निकल जाती है। तो ये जो लावा है, क्या ऐसा होता है कि ये लावा शांत अंदर पड़ा था? हमने देखा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं, ये क्यों ऊपर की तरफ मूव करते हैं? तो ऊपर की तरफ जो मूव करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, यानी जहां से कि ये जो मैग्मा है, ये जो तरल पदार्थ जो कोर और मेंटल की सीमा, ये जो कोर मेंटल बाउंड्री है, उस कोर तथा मेंटल की बाउंड्री, ये देखिए ये नीचे वाला जो हिस्सा मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाया है, तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये तो है आपका कोर का हिस्सा और ये हिस्सा है मेंटल का हिस्सा। तो कोर एंड मेंटल का जो ये फ्रंटियर एरिया है या फिर सीमांत क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं ये ट्रांजिशनल जोन है। तो इस ट्रांजिशनल जोन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है आपका तरल पदार्थ पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म है, यानी यहाँ पर तरल पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है।
सबसे इनर कोर जो भाग है, कोर को अगर दो भागों में बांट दें तो ये जो इनर कोर है, सबसे अंदर वाला जो भाग है, वो इनर कोर तो क्या है, सॉलिड है, एस फॉर सॉलिड। और जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो कोर तथा मेंटल, मेंटल भी आपके लिक्विड फॉर्म में है, तो यहां से जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब मूव किस प्रकार से करता है, इसको एक उदाहरण की तरफ हम समझ लेते हैं। आपने प्रेशर कुकर को देखा होगा, ठीक है, या फिर मैंने एक ट्यूब का उदाहरण दिया। प्रेशर कुकर में हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद उसका जो नोजल होता है, प्रेशर कुकर यहाँ पर हम बना देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमारा प्रेशर कुकर है, और इस प्रेशर कुकर के नीचे की तरफ हम फ्लेम को जलाते हैं, हम आग जलाते हैं। और आग जलाने के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो नोजल है, उस नोजल में से कई पदार्थ, पानी, गैस, सबसे ज्यादा क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, सपोज दैट हम इसके अंदर दाल बना रहे हैं, ठीक है। तो जब दाल इसके अंदर हम बना रहे हैं, तो दाल बनाते समय आप देखेंगे कि जब केवल जब दाल में उबाल आता है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर से कई गैसें बाहर निकल रही। गैस के साथ साथ आपने नोट किया होगा कि उसमें से कई ऐसे दूसरे दाल के या कुछ मसाले के पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, यानी केवल गैस नहीं निकलती है, उसमें से कुछ अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। तो ये चीजें जो बाहर निकलती है, क्यों निकलती है, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के बाद उसमें से वाष्प बनी, यानी उसके अंदर से भाप बनी। जो भाप बनी, वो भाप हल्की होती, और जो चीजें हल्की होती है वो क्या करती है, ऊपर की ओर मूव करती है, यानी ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के कारण ये क्या करती है, जहां से भी उसको जगह मिलती है, उस जगह से ये बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर के कुकर के ऊपर एक नोजल बना रखा है, तो उस नोजल के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहा है। सपोज दैट हम ऐसा मान लें कि ये जो नोजल है, ये नोजल न होता तो क्या होता, तो प्रेशर कुकर फटने की स्थिति आ जाती, या फिर हो सकता था कि प्रेशर कुकर के किसी दूसरे भाग को तोड़कर ये गैस निकलती। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसके ठीक हैंडल के नीचे आपको देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिक्योरिटी वाल्व भी दे रखा होता है, कि अगर सपोज दैट किसी प्रकार से ये जो सिटी या जो नोजल है वो ऊपर की तरफ मूव ना हो, तो इस नोजल वाल्व जो सिक्योरिटी जो वाल्व दे रखा था, उसमें से गैस बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस को आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम इस अर्थ के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं, कि अर्थ के स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत गर्म पदार्थ पहले से है, गर्म पदार्थ पहले से है, लिक्विड फॉर्म में है। मान लीजिए यहाँ पर किसी कारण से अगर पानी पहुंच जाता है, यानी जहां पर लावा या गर्म तरल पदार्थ जो है, वहां पर किसी कारण से पानी पहुंच जाता है, तो यहाँ पर वाटर, और उसके साथ क्या मिल गया, यह वाटर के साथ उसमें हॉट मैटर्स जो है, लावा, वो इसके अंदर ऐड हो गए। अब पानी जब किसी गर्म पदार्थों के संपर्क में आएगा, तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगी, वाटर वेपर्स, या फिर हम कह सकते हैं वाष्प बनेगी। तो वाष्प क्या होगी, जब गैस किसी भाग में बहुत ज्यादा बनती है, तो वो क्या करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है, वो मुक्त होना चाहती है, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उस अर्थ के स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि यहाँ पर पानी और हॉट जो गर्म पदार्थ है वो आपस में मिल गए। तो आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी आपके वाष्प। तो जो वाष्प प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, बाहर निकलने के लिए धक्का लगाएगी, क्योंकि अर्थ के नीचे इतनी जगह है नहीं, पहले से ही वो भरी हुई है, उसका जो घनत्व है उसको संजो के रखा है। तो जो गैस बनेगी वो क्या करेगी, बाहर आने के लिए प्रयास करेगी। तो बाहर आने के लिए प्रयास, जैसे कि यहाँ पर गैस बनी, और वो गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, मूव करेगी, यानी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, या फिर हो सकता है कि वो इस तरफ में मूव कर ले, या फिर हो सकता है वो इस तरह से मूव करे, वो अलग अलग दिशाओं में मूव करेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। मूव क्यों करेगी, क्योंकि इस गैस को बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए यह क्या करेगी, जो हमारा जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के नीचे ये क्या लगाएगी, धक्के लगाएगी, ये इसको उखेड़ने का प्रयास करेगी, इसको बाहर निकलना है।
कैसे भी करके, जैसे कि हम किसी बक्से के अंदर बंद हो जाए और हमारा दम घुटने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, उस बक्से को तोड़ने की कोशिश करेंगे और उससे बाहर निकलने की प्रयास करेंगे। तो ये जो गैस है वह भी इस जो क्रस्ट को है तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करती है। जब इस क्रस्ट को वो तोड़ती है तो नीचे से वो क्या करती है, नीचे से धक्के लगा रही, तो जब भी धक्के लगाती है तो हमें धरातल के ऊपर से कंपन महसूस होता है। जब भी हमें धरातल पर, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर हमें कंपन महसूस हो रहा है, इसका मतलब नीचे से कोई गैस बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, वो नीचे से धक्के लगा रही है। तो कंपन जब महसूस होता है तो हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं, वहां पर भूकंप आएगा। तो भूकंप आने से पहले, यानी हम कह सकते हैं कि जो भूकंप और जो ज्वालामुखी है, यानी अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, दोनों ही साथ साथ घटित होती है। साथ साथ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भूकंप आएगा वह अर्थक्वेक से ठीक पहले आएगा। ठीक है, तो अर्थक्वेक के प्रोसेस में ये गैस यहाँ पर बाहर आने के लिए इसको धक्के लगाएगी, और धक्के लगाने का उसका काम क्या है, उस गैस को क्या करना है, बाहर निकलना। वो चाहती है कि मैं फटाफट इस जगह से, इस घुटन भरी जो जगह है जहां पर मुझे, क्योंकि गैस फैलती है, तो जैसे ही गैस फैलेगी तो वो क्या करेगी, बाहर आने का प्रयास करेगी। तो बाहर आने का प्रयास करेगी तो जहां जैसा स्ट्रक्चर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी ट्यूब में हवा भरते हैं, हवा भरते जाते हैं, हवा भरते जाते हैं, तो ट्यूब फैलता है। ठीक है, फैलता है। तो जब ट्यूब फैलता है तो ये भी फैलती है, और फैलती जब तक फैलती है, जब तक इसकी क्षमता खत्म, अब इसकी क्षमता खत्म हो जाती है तो जो अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो फूल जाएगी। वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फूल जाएगी, और वह अंतिम तौर पर, या फिर कह सकते हैं लास्ट में क्या होगी, टूट जाएगी। अब नीचे से गैस इसको धक्का दे रही है, तो इसका जब तक इसकी शक्ति होगी तब तक तो ये फैलेगी, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो जहां से टूटेगी वहां से क्या निकलेगा, गैस बाहर निकलेगी। गैस बाहर निकलेगी, और जैसे ही गैस बाहर निकलेगी तो गैस के साथ साथ जो गर्म पदार्थ धरातल के अंदर पाए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वो धीरे उसके साथ साथ, उस गैस के साथ साथ बाहर निकलते हैं। जब वो गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम वल्केनिक प्रोसेस करते हैं। तो वल्केनिक प्रोसेस की बात करते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है जिसमें से लावा निकलता है। तो वल्केनिक प्रोसेस एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसमें मैग्मा मैग्मा के साथ पानी का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर होने के बाद उसकी भाप बनी, स्टीम बनी। स्टीम जो है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी, बाहर निकलने का जब प्रयास करेगी तो वो धरातल के नीचे से धक्के लगाएगी। जब धक्के लगाएगी तो क्या होगा कि धरातल पर कंपन महसूस होगा। धरातल पर कंपन महसूस होगा तो हमें भूकंप का आभास होगा कि हाँ भूकंप आ गया। भूकंप के आने के ठीक बाद, झटके महसूस होने के बाद, वो किसी धरातल के हिस्से को तोड़कर बाहर निकल जाएगी, और जिस जगह से उसको तोड़ेगी वह भाग हमारा क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी का छिद्र कहलाएगा। वॉल्केनिक कह सकते हैं कि वो होल है, वॉल्केनिक होल या ज्वालामुखी का छेद से कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्या है, तो हम ज्वालामुखी को अब समझते हैं। तो प्रेशर कुकर में अभी आप देख लीजिए, ऐसा ही उदाहरण होता है। पानी गर्म हुआ, पानी के साथ दाल हमने बनाई है, तो पानी और दाल दोनों उबल रहे हैं। जब गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो गैस क्या करेगी, बाहर निकलने का प्रयास करेगी। जैसे जैसे हम गैस को देखेंगे, तो जैसे जैसे फ्लेम पर प्रेशर कुकर पड़ा है हमारा, तो उसका जो नोजल है वो ऊपर नीचे होता है। यानी वो गैस जो है डिपेंड करता है कि कितनी गैस उसके अंदर है। ठीक है, गैस बहुत ज्यादा आएगी तो उस नोजल को एकदम से वो ऊपर उठा देगी और सारी गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, उस गैस के साथ बहुत सारे दाल के पदार्थ, कुछ मसालों के पदार्थ भी निकलेंगे। तो वल्केनिक प्रोसेस में केवल गैस थोड़ी निकलेगी, उसके साथ उसमें पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ भी बाहर निकलेंगे। विभिन्न पदार्थों के अंदर, जैसे कि इसके अंदर गैस निकल रही है तो गैस के साथ दाल निकल रही है। अगर अर्थ के संदर्भ में हम देखें तो इसमें जो प्रोसेस होगी, तो उसमें गैस के साथ गर्म पदार्थ, वहां पर क्या है, मैग्मा के अलावा, वो बाहर निकलेगा। और वो जहां से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की एक बहुत बड़ी
प्रोसेस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पढ़ेंगे यहाँ तक मैंने, यहाँ पर क्लियर करूं मैं वापस, ये क्लियर हो गया होगा आपके। तो ये जो चीजें हैं, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रकार से ज्वालामुखी बनता है या ज्वालामुखी की प्रक्रिया घटित होती है।